नमस्कार दोस्तों। पहले विश्व युद्ध के पीछे अनेक कारण थे, लेकिन इस युद्ध की शुरुआत 28 जून 1914 को हुई, जब एक 19 साल के स्कूल स्टूडेंट ने ऑस्ट्रिया हंगेरी एम्पायर के प्रिंस की गोली मारकर हत्या कर दी। इस एक घटना ने एक महायुद्ध की शुरुआत कर दी, जिसमें 2 करोड़ से अधिक लोगों की जानें गई और 4 सालों तक चला था यह युद्ध। यह एक ऐसी जंग थी जिसने कई एम्पायर्स को खत्म कर दिए और अनेक देशों और महाद्वीपों को प्रभावित किया। आज हम इसे वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से जानते हैं, लेकिन उस समय इसे यूरोपियन वॉर और ग्रेट वॉर के रूप से भी जाना जाता था। यह सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे इस एक घटना ने दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत कर दी। लेकिन सभी बड़े युद्ध बड़ी लंबी घटनाओं और कॉम्प्लेक्स दस्तावेज के कारण ही होते हैं, और फिर एक ऐसी घटना होती है जिसके कारण एक छोटी सी चिंगारी आग में बदल जाती है। इस वीडियो में हम आज वर्ल्ड वॉर 1 की सभी घटनाओं को बारीकी से समझेंगे। साल 1914 में यूरोप का नक्शा कुछ इस प्रकार था। बीच में एक बड़ा ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था, जो आज के ऑस्ट्रिया और हंगरी के देशों से बहुत बड़ा था। जर्मनी का एम्पायर भी आज के जर्मनी से बहुत बड़ा था। पोलैंड नाम का कोई देश नहीं था, और रशिया में रशियन एम्पायर था। आज के टर्की में ओटोमन एम्पायर था। साथ ही यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस भी थे। लेकिन यह जरूरी है समझना कि उस समय यूरोप में ज्यादातर देशों में मोनार्ची राज चलते थे, मतलब उनमें राजा राज करते थे। इनके अलावा 3 ही ऐसे देश थे, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और सैन मेरिनो, जो डेमोक्रेटिक थे और जिनमें राजा का राज नहीं था। ईस्टर्न यूरोप में सर्बिया, बोस्निया, रोमानिया और बल्गेरिया जैसे कुछ देश हैं, जिन्हें हम बल्कान कंट्रीज कहते हैं, और इन सभी पर ऑटोमन एम्पायर का राज था। इन बल्कान कंट्रीज को 1878 में रशियन एम्पायर ने ओटोमन एम्पायर से अलग होने में मदद की, और 1878 में इस युद्ध के अंत में ट्रीटी ऑफ बर्ली साइन होती है, जिसमें ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह बोस्निया और हर्जेगोविना क्षेत्र को एडमिनिस्टर कर सकता है, लेकिन ऑफिशियली ये ओटोमन एम्पायर का ही हिस्सा रहेगा। अब यह जो बोस्निया और हर्जेगोविना का देश है, यह 400 साल तक ओटोमन एम्पायर के राज के अंदर रहा, लेकिन आज़ादी मिलने की जगह अब यहाँ पर एक और एम्पायर ने आकर इसे कैप्चर कर लिया। लेकिन जो बोस्निया में रहने वाले लोग हैं, वो आज़ाद होना चाहते थे। उनकी नेबरिंग कंट्री सर्बिया में भी लोग बड़े गुस्सा थे इस चीज़ को लेकर। सर्बियन लोगों का बोस्नियन लोगों के साथ ना सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल कनेक्शन था, बल्कि एक एथनिक कनेक्शन भी था। ईस्टर्न यूरोप की सभी कंट्रीज में स्लाव्स है, और इन कंट्रीज के लोग साउथ स्लेविक कनेक्शन को महसूस करते हैं। नीचे के डार्क ब्लू में जो कंट्रीज है, वहाँ के लोग अपने आप को साउथ स्लाव्स कहते हैं, और कई लोग ने एक साउथ स्लेविक नेशन की मांग भी की थी। सर्बिया ने भी आपत्ति जताई कि ऑस्ट्रिया हंगरी ने न केवल बोस्निया को इन्वेड किया, बल्कि हमारे साउथ स्लेव्स को भी इन्वेड किया है। और उस तरफ ऑस्ट्रिया हंगरी के फॉरेन मिनिस्टर ने रशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ समझौता किया था कि रूस इसमें विरोध ना करे, और हम इसे कब्जा करने का इरादा बना रहे हैं। रशिया ने भी इस बात को स्वीकार लिया, क्योंकि उसे और भी कुछ चाहिए था। इस नक्शे में नीचे ब्लैक सी है और इसके नीचे सी ऑफ मरमरा है, जिसके बीच में स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस है, जो इस्तांबुल को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। यह हिस्सा ओटोमन एम्पायर के पास था, और रशिया ने इसे प्राप्त करना चाहा। रशिया ने ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर से कहा कि हम इसे हासिल करेंगे और तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि तुम बोस्निया पर कब्जा करो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। यह एक अच्छा समझौता था, लेकिन एक समस्या यह थी कि रशिया में कई स्लाव लोग रहते थे, और इस चीज़ को देखकर रशिया के अंदर लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया कि हम नहीं मान सकते कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर बोस्निया पर हमारे स्लाविक लोगों पर कब्जा जमा रहा है। रशियन एम्पायर को अपने लोगों के सामने झुकना पड़ा, और इस सीक्रेट एग्रीमेंट के बावजूद भी रशिया के विदेश मंत्री ने सर्बिया का समर्थन करना शुरू कर दिया। फिर आता है ईयर 1909।
अब ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जर्मनी को जाकर पूछता है कि अगर हमने सर्बिया पर कब्जा जमा लिया और रशिया बीच में टांग अड़ाने आया तो क्या तुम हमारी मदद करोगे। जर्मनी कहता है क्यों नहीं, हम तो बड़े पुराने दोस्त हैं, हम बिल्कुल मदद करेंगे। अब दूसरी तरफ रशिया फ्रांस से पूछता है कि अगर ये दोनों मिलकर सर्बिया पर अटैक करते हैं तो क्या तुम मेरा साथ दोगे सर्बिया को बचाने में। लेकिन फ्रांस बोलता है कि मुझे क्या लेना देना, वहाँ जो भी होता है, और फ्रांस साइड में हो जाता है। तो फ्रांस के मना करने पर अब रशिया चुपचाप बैठ जाता है और उसे बोस्निया का ये इन्वेजन एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। तो अभी तो जो जंग का खतरा था, एक वर्ल्ड वॉर का खतरा था, वो थम जाता है। लेकिन उसके बाद आता है द असैसिनेशन ऑफ फ्रांज फर्डिनांड। असल में बात यह है कि बोस्निया के ऊपर कब्जा किया गया है, तो बोस्निया के लोग तो चुप नहीं बैठेंगे। बोस्निया के लोग अपनी आज़ादी चाहते हैं। एक नई रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है जिसे कहा जाता है यंग बोस्निया। ये एक स्टूडेंट रिवॉल्यूशनरी ग्रुप है। सर्बियन लोग इनकी मदद करने लगते हैं। इनका मकसद था एक आज़ाद देश बनाना। असल में इनका मकसद ना सिर्फ बोस्निया और हर्ज़ेगोविना को आज़ादी दिलाना था, बल्कि सर्बिया के साथ यूनाइट करना भी था। फिर आता है ईयर 1914 और ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के राजा फ्रांज जोसेफ वन जो थे, वह अपनी बढ़ती उम्र के कारण अपने भाई के बड़े बेटे आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनांड को ऑस्ट्रिया हंगरी का होने वाला राजा घोषित कर देते हैं, जिसके बाद आर्च ड्यूक ने ऑस्ट्रिया हंगरी का कार्यभार संभालना शुरू कर दिया। जिसके बाद वह अपने देश में जगह जगह जाकर अपने देश का पूरा जायजा लेते थे। इसी दौरान प्रिंस फ्रांज फर्डिनांड और उनकी वाइफ सोफी ऑस्ट्रिया हंगरी के साउथ में बसे बोस्निया और हर्ज़ेगोविना जाते हैं। तभी वहाँ कुछ बोस्नियन रिवॉल्यूशनरी ने उन्हें जान से मार देने का प्लान किया और सुबह के करीब 10 बजे थे तब एक रिवॉल्यूशनरी जिसका नाम कैब्रिनोविक था, वो फ्रांज फर्डिनांड की गाड़ी पे बॉम्ब से हमला करता है। लेकिन वह बॉम्ब उसकी गाड़ी के बोनेट पे बाउंस होकर साइड वाली सड़क पर फट जाता है और 20 लोग इंजर हो जाते हैं। लेकिन फ्रांज फर्डिनांड बच जाते हैं और वह जिस मीटिंग में जा रहे थे उस मीटिंग को कैंसिल कर देते हैं और बोस्नियन मेयर से कहते हैं, हम आपके शहर घूमने आए और हमारा स्वागत आपने बम से किया, यह बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। और वह अपनी मीटिंग कैंसिल करके हॉस्पिटल जाने की सोचते हैं। जो लोग इंजर हुए हैं उनसे मिलने की सोचते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हॉस्पिटल जाने का रास्ता वही था जिस रास्ते पर उन पर अटैक हुआ था और अभी भी उस रास्ते पर काफ़ी लोगों की भीड़ थी और इसी भीड़ के कारण उनकी गाड़ी स्लो हो जाती है। तभी वहाँ एक 19 साल का स्कूल का स्टूडेंट गौरिलो प्रिंसिप, जिसकी हमने वीडियो के शुरुआत में बात की थी, यही वो इंसान है जो गोली चला देता है फर्डिनांड और उनकी वाइफ सोफी पर और हत्या कर देता है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस की। गौरिलो प्रिंसिप को वहीं पर अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन उसकी एज 20 साल से कम थी और लॉ के हिसाब से फांसी नहीं दी जा सकती थी, तो इस असैसिनेशन के लिए गौरिलो को 20 साल की सज़ा दी जाती है। ट्रायल के वक्त ये कहता है कि मैं एक युगोस्लाव नेशनलिस्ट हूँ और हम चाहते हैं कि हमें ऑस्ट्रिया से आज़ादी मिले। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का महाराज इस घटना को देखकर आग बबूला हो जाता है और गुस्से में आकर जंग छेड़ देता है सर्बिया के खिलाफ। रशिया को लगता है कि ये लोग सर्बिया पर कब्जा कर लेंगे, तो रशिया पहुंच जाता है सर्बिया की मदद करने। जर्मनी देखता है कि रशिया अब ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के खिलाफ जा रहा है, तो जर्मनी पहुंच जाता है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को बचाने के लिए। इस बार फ्रांस भी चुप नहीं रहता और फ्रांस पहुंच जाता है रशिया और सर्बिया के सपोर्ट में। इटली असल में ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के साथ अलायंस में था, लेकिन वो अपनी एग्रीमेंट से पीछे हट जाता है क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा गया था कि अगर हमारे देश के ऊपर कोई हमला करता है तब हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा था। ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी मिलके अटैक कर रहे थे सर्बिया पर, इसलिए इटली पीछे हट जाता है। लेकिन क्योंकि ओटोमन एम्पायर का दुश्मन रशिया था, तो ओटोमन एम्पायर पहुंच जाता है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के सपोर्ट में। अब यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है क्योंकि रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन की भी एक अलायंस ट्रीटी थी
और इस तरह से एक बड़ी जंग शुरू हो जाती है जहां पर ये सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ आमने सामने आ जाती है। बाद में यूएसए और जापान जैसे देश भी जुट जाते हैं इस जंग में ब्रिटेन और फ्रांस का सपोर्ट करने के लिए। और तब जिन देशों पर ब्रिटिश राज था जैसे कि इंडिया, वो देश भी इन्वॉल्व हो जाते हैं इस जंग में, क्योंकि ब्रिटिश को सोल्जर्स की ज़रूरत थी। और इस तरह कई सारे इंडियंस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं इस जंग में। तो ऐसे शुरुआत होती है दोस्तों वर्ल्ड वॉर 1 की। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी सवाल उठता है कि यह सारे देश क्यों इतने उत्सुक थे एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ने के लिए। उस समय ऐसा क्या अलग था कि यह सारे देश जंग पर गए। असल में देखने जाए तो 100 सालों में कोई भी बड़ा युद्ध नहीं हुआ था। ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के युद्ध का असर यूरोप में या कहीं पे भी पूरे विश्व में होगा ऐसा तो कोई मजबूत कारण नहीं था। जैसे हवा, कोयला और आग, ये 3 मिश्रण धमाके को फैलाने के लिए तैयार थे और राजकुमार फ्रांस फर्डिनांड की हत्या की चिंगारी को जन्म दे चुके थे। तो आइए देखते हैं कि वो 3 महत्वपूर्ण कारण जो प्रथम विश्व युद्ध के होने के कारण बने। पहला कारण है प्रिंस बिस्मार्क ने उन 40 छोटे छोटे जर्मन राज्यों को मिलाकर 1871 में जर्मन नाम के एक बड़े राज्य का गठन किया था। और जर्मनी नाम का ये राज्य बहुत ही शक्तिशाली था, जिसके कारण पूरे यूरोप में भय का वातावरण फैल चुका था और पॉलिटिकल सिनेरियोस अब बदल चुके थे। बदले हुए सिनेरियोस ने पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का जहर फैलाया था, जो भाषा और जातिवाद पर आधारित था। उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे सर्बिया की प्रजा स्लाव जाति की थी, ऑस्ट्रिया हंगरी में भी बहुत स्लाव लोग बसे थे, लेकिन वो आज़ादी का आंदोलन चला रहे थे। सबसे बलवान देश रशिया का इन आंदोलनकारियों को समर्थन था। रशिया का उद्देश्य यूरोप में ऑस्ट्रिया हंगरी के सामने एक बड़े राष्ट्र को खड़ा करना था, जिसके कारण वो सर्बिया को खुला समर्थन दे रहा था। इस तरह सभी ऑस्ट्रियन वासी जर्मन जाति के थे, इसीलिए जर्मन का झुकाव ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ था। सर्बिया उनके मन में एक शत्रु देश था। ऑल इन वन देखे तो पूरा यूरोप 2 भागों में बंट चुका था। इस युद्ध का दूसरा सबसे बड़ा कारण था नई खोजें, जैसे टेक्निकल मशीन गन्स, टैंक्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट। और इन टेक्नोलॉजी को खोजकर उन देशों को मिला कॉन्फिडेंस। इन नई टेक्नोलॉजी से बने देश किसी भी शत्रु देश को चुटकी में ही परास्त करने की बात सोचते थे। एक और शस्त्र था फाइटर प्लेन, जो 1903 में खोजे हुए राइट ब्रदर्स के अहिंसक प्लेन की हिंसक कॉपी थी। जर्मनी में एंथनी नाम का इंजीनियर इस फाइटर प्लेन के समर्थन में था। जर्मनी के बाद ब्रिटेन और फ्रांस भी ऐसे फाइटर प्लेन बना चुके थे। इन तीनों देशों को अपनी खोजी हुई टेक्नोलॉजी पर बहुत गर्व था। लड़ाई के लिए यूरोपियन देशों को और ज़्यादा बल देने वाली खोज थी सबमरीन, और समुद्र पर ब्रिटेन की सत्ता थी। ब्रिटेन के जहाज को चैलेंज करना किसी देश के बस की बात नहीं थी। लेकिन 21वीं सदी की शुरुआत में हुई नई खोजों ने समय को बदल दिया था। इधर जर्मनी भी समुद्री ताकत में ब्रिटेन के बराबर बन चुका था। ब्रिटेन जर्मनी को हमेशा के लिए मिटा देना चाहता था। लड़ाई को और ज़्यादा बल देने वाली एक और मशीन थी, जिसका नाम था मशीन गन। इससे पहले हुई लड़ाई में राइफल का इस्तेमाल किया जाता था। ट्रिगर दबाने पर एक बुलेट निकलती थी, लेकिन 1884 में हिराम मक्सिम नाम के एक अमेरिकन ने पहली मशीन गन बनाई। तब से लेकर 1914 तक उसमें काफ़ी सुधार हुए और मशीन गन्स की एकदम हाईटेक टेक्नोलॉजी उभर कर सामने आई। उस समय एक यूनिट में 600 बुलेट फायर करने वाली 900 मीटर की रेंज वाली कई मशीन गन्स बन चुकी थी। इस रैपिड फायर गन्स ने उनकी हिम्मत और बढ़ाई, और जब युद्ध की नौबत आई तो एक बार भी बिना सोचे युद्ध में कूद पड़ने का उनमें साहस बढ़ गया था। और तीसरा सबसे बड़ा कारण था यूरोप के देशों के आपसी समझौते। जी हाँ, यूरोप के प्रत्येक देशों में दूसरे देश के साथ आपसी तस्करी के समझौते थे। जैसे 1882 में ट्रिपल अलायंस बनी थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर और इटली के बीच में। इन तीनों कंट्रीज ने प्रॉमिस किया था म्यूचुअल सपोर्ट एक दूसरे को, अगर किसी भी ग्रेट पावर द्वारा उन पर हमला किया जाता है तो।
दूसरी मेजर अलायंस बनी थी 1907 में ट्रिपल एंटेंटे करके ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया के बीच में। तो इस तरह से मित्र देश को उसके साथी देश को सहयोग करना था और उसके बचाव के लिए खुद युद्ध में कूद जाना था। ऊपर से इनमें से कई करार विपक्षी थे। इन करार और समझौतों ने यूरोप के सब देशों को युद्ध करने का और साहस दिया। ये कुछ इस तरह से है कि दोस्त की लड़ाई हुई है तो हमें उस लड़ाई में जाना है और उसका साथ देना है, चाहे वो सही हो या गलत। इन सारे कारणों को हम अगर देखें तो संघर्ष की आग पूरे विश्व में फैलने लगी थी और फिर एक देश के पास मजबूरी थी अपने किए हुए करार के कारण युद्ध में कूद जाने की। इसमें सबसे पहले पहल करने वाला देश रशिया था, जिसने रशियन जैसे स्लाव प्रजा वाले देश सर्बिया को लश्कर सहायता करने का लिखित में वचन दिया था। और फिर 4 अगस्त को ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा कर दी। फिर एक के बाद एक कई देश युद्ध में कूद पड़े। 6 अगस्त को ऑस्ट्रिया हंगरी ने रशिया के सामने, 8 अगस्त रशिया ने जर्मनी के सामने, 9 अगस्त के दिन फ्रांस ने भी ऑस्ट्रिया हंगरी के सामने, 12 अगस्त ब्रिटेन ने ऑस्ट्रिया हंगरी के सामने और जर्मनी के सामने, 23 अगस्त जापान ने जर्मनी के सामने। उसके 2 दिन बाद 25 अगस्त के दिन ऑस्ट्रिया हंगरी ने जापान के सामने युद्ध की घोषणा कर दी। ऐसे देखें तो 1 महीने से भी कम समय में कुल 9 देशों ने एक दूसरे के सामने युद्ध का ऐलान कर दिया। कुल 28 देश इस युद्ध में कूद पड़े। इनमें से गौर करने वाला देश था अमेरिका, जिसको यूरोपियन देशों या उसके युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन कुछ कारण से अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो जाता है। कुछ समय बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के प्रमुख से सहायता मांगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो अमेरिका को यूरोप से होने वाले युद्ध में शामिल नहीं करना चाहते थे। वो उनके देश के लिए हित में भी नहीं था। लेकिन अमेरिका को ठोस पहुंचा देने वाली घटना 7 मई 1915 के दिन हुई, जब जर्मनी सबमरीन ने ब्रिटेन के एक बड़े पैसेंजर जहाज को नष्ट कर दिया, जिसमें 1118 लोग शामिल थे, जिसमें से 128 अमेरिकी नागरिक थे। और अमेरिका का युद्ध में कूद पड़ने का यही सबसे महत्वपूर्ण कारण था। लेकिन जर्मन सम्राट केसर ने अमेरिका से माफ़ी मांगी और कहा कि आगे से अंधाधुंध फायरिंग करके जहाज़ों को टारगेट नहीं बनाया जाएगा। ये प्रॉमिस किया कि वो आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे और अमेरिका इस बार शांत बैठ गया। अब जर्मनी जहाज़ को पहले चेक करता था कि उस पर कोई अमेरिकी नागरिक तो नहीं है, उसके बाद हमला करता था। जर्मनी की इस नीति के कारण जर्मनी को ही मात खानी पड़ रही थी। जब जर्मनी ये एश्योर करने की कोशिश करता था कि जहाज में अमेरिकी नागरिक है या नहीं, उससे पहले ही ब्रिटिश सैनिक जर्मनी पर हमला कर देते थे। इस कारण जर्मनी की कई सबमरीन डुबा दी गई थी। इस नीति के कारण जर्मनी को बहुत नुकसान सहना पड़ रहा था। ब्रिटेन के समुद्र में नाकाबंदी करने वाला जर्मनी का प्लान फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा था। समुद्र युद्ध जीतने के लिए जर्मनी को खुली छूट की जरूरत थी, और अगर उन्हें छूट मिल जाती और जर्मन सबमरीन फिर से अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते तो उस समय अमेरिकी जहाज़ों को और अमेरिकी नागरिकों को नुकसान पहुंचाना हो जाता था। और इस बार भी अमेरिकी नागरिक मारे जाते तो अमेरिका शांत रहने वाला नहीं था। जर्मनी के लिए ये धर्म संकट था, लेकिन जर्मनी के सम्राट केसर ने इसका हल ढूंढ लिया। उपाय ये था कि यूएसए को उसके घरेलू लड़ाई में उलझाया जाए। इसके लिए जर्मनी ने मेक्सिको को उकसाया। मेक्सिको को 1848 में अमेरिका में ले लिया गया था। उसके प्रदेश का एरिया 13 लाख स्क्वायर फीट का था। इस 13 लाख स्क्वायर फीट वाले देश को मेक्सिको को वापस दिलाने का संदेश जर्मनी ने कोड वर्ड में मेक्सिको को भेजा। इसमें मेक्सिको को करना बस इतना था कि अमेरिका के सामने युद्ध डिक्लेयर करना था। उसके बाद जर्मन सैनिक उसकी सहायता के लिए अपने आप पहुंच जाएंगे। जर्मन सरकार का ये संदेश गुप्त था, लेकिन इस संदेश को ब्रिटिश गुप्तचर ने रिकॉर्ड कर लिया और अमेरिका के प्रमुख को दे दिया। फिर क्या था, 6 अप्रैल 1917 के दिन अमेरिका पहले विश्व युद्ध में कूद पड़ा। इसमें चीन, थाईलैंड और ब्राज़ील जैसे देश भी युद्ध में कूद पड़े।
इटली और 5 देश उससे पहले ही युद्ध में कूद पड़े थे। अब देखने जाए तो सर्बिया का युद्ध बहुत बड़े पैमाने पर विश्व युद्ध में परिवर्तन हो गया था। युद्ध 4 वर्ष 4 महीने 11 दिन चला, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हुए, अरबों की संपत्ति का नाश हुआ। इन सब में हैरान करने वाली बात यह थी कि ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार को मारी गई एक बुलेट, जिसने इतनी बड़ी मात्रा में तबाही फैलाई और इतने बड़े विश्व युद्ध की घोषणा कर दी और पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। लेकिन क्या आम जनता चाहती थी कि वर्ल्ड वॉर 1 हो? इसका जवाब है दोस्तों, नहीं। लेकिन फिर भी आम जनता को इस जंग में धकेला गया। पहला रीज़न, उस टाइम पर जो एक सोल्जर की नौकरी थी वो गरीब लोगों के लिए होती थी। एक आम इंसान सोल्जर बनता था, अपनी जान दांव पर लगाता था। किसके लिए? एक राजा के लालच के लिए। कोई ये क्यों करना चाहेगा? पैसे के लिए। एम्प्लॉयमेंट की कमी की वजह से जिन लोगों को कहीं और एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती थी, वो फिर सोल्जर की तरह नौकरी ढूंढते थे। अब चलो, अपने देश की सुरक्षा के लिए अगर जंग लड़नी है तो अलग बात है। यहाँ पर किसी दूसरे देश पर कब्जा जमाने के लिए, दूसरे देश को इन्वेड करने के लिए कोई क्यों जंग लड़ना चाहेगा? इसका जवाब है प्रोपोगेंडा, जो फैलाया जाता था उस टाइम पे। उस समय के अखबारों में, मीडिया में ऐसी इमेज बनाई गई कि अपने आप को आर्मी में भर्ती करना एक बड़ा ही नोबल प्रोफेशन है, सेल्फलेस सर्विस है देश के लिए। सोल्जर्स को बड़ा ही जेंटलमैन, डिसिप्लिन हीरोज़ की तरह दिखाया जाता था। वॉर को ग्लोरीफाई किया जाने लगा मीडिया में। इस तरह का वॉर मॉन्गरिंग प्रोपोगेंडा उस टाइम पर फैलाया जाता था। दिखाया जाता था कि जंग पर जाना अपने देश के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।